हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल 7 का अध्याय 38, जिसका नाम है डाटाबेस प्रबंध प्रणाली। आज हम करेंगे इसका भाग 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि किस सॉफ्टवेयर के अंदर डाटाबेस बनता है और किस तरीके से टेबल, फॉर्म्स और क्वेरीज, रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं। तो आज हम इसके अंदर हमारे अकाउंटिंग का एक छोटा सा डाटाबेस बनाएंगे और वो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, और उसके अंदर टेबल भी बनेगी, रिलेशनशिप भी बनेगा, बट स्टेप्स मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। हम यहाँ फटाफट से अपना एक अकाउंटिंग का छोटा सा डेटाबेस इस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस बनाने से पहले दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेस के अंदर सारनियां मतलब टेबल बनाने के लिए जो मेन चीज है, तीन चार चीजें, उसे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके अंदर निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, एक्सेस के टेबल्स ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके डिजाइन बिंदु में क्रिएट टेबल पर दोहरा क्लिक करिए। देखिए कि क्या कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका जो टेबल था वो आपने कैसे बनाई। मैंने आपको बताया था टेबल कैसे बनती है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। टेबल ऑब्जेक्ट पे आइए, वहां पे क्रिएट करिए और डिजाइन व्यू पे जाके आप वहां पे जाके क्या करिए, जो डिजाइन व्यू के अंदर टाइप आ रहा था, डिस्क्रिप्शन आ रहा था ना, कि उस विंडो पे लेके आया है आपको बस। ठीक है, अब देखिए मेन चीज, क्षेत्र का नाम यानी फील्ड का नेम, उसका टाइप, और ये विवेचन मतलब डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। ये तीनों चीजें आपको दिख रही थी, है ना। तो अब देखिए जो ये तीनों चीजें हैं उसमें सबसे पहले पॉइंट है हमारा ये, उसका टाइप। किसका टाइप, डाटा का टाइप। फील्ड का नाम तो नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि फील्ड का नाम तो एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय की सैलरी, ये तो हमारे हिसाब से हम डालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप, कौन कौन से टाइप का डेटा हम डेटाबेस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी है। पहले सबसे पहले है टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर दोनों चीजें होती हैं, शब्द और संख्याएं। ये दोनों चीजें किसके अंदर होती हैं, टेक्स्ट के अंदर। तो अगर हमें दोनों चीज चाहिए, मान लीजिए मैं सिर्फ नाम है, नाम के अंदर तो ऐसा है नहीं कि नाम के अंदर मैं नंबर भी डालूंगी, नहीं डालूंगी ना, पर कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है जिसमें मिक्स होता है, मतलब उसके अंदर नंबर भी होगा और उसके अंदर क्या हो, जैसे आप पैन कार्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। पैन कार्ड, भाई आधार कार्ड तो आपका सारा नंबर है, लेकिन पैन कार्ड के एग्जांपल में ना ऐसे पी ए इस तरीके से कैरेक्टर भी होता है और इस तरीके से भी होता है। तो इट मीन्स ये क्या है, दोनों चीज। तो जहां पे हमें शब्द और संख्याएं दोनों लेनी हो वहां पे हम यूज करते हैं टेक्स्ट। इसकी अधिकतम लंबाई ज्यादा से ज्यादा 255 कैरेक्टर की हो सकती है, यानी ये जो लेंथ है 255 कैरेक्टर तक हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीमो, कमेंट को भंडारित करने तथा 65,536 अक्षरों को समाहित करने हेतु। सिंपल सी बात है, अगर कमेंट को मुझे स्टोर करना है तो मैं यूज करूंगी मीमो। ठीक है, मेमो सॉरी, मेमो कैसे यूज करेंगे, सिर्फ कमेंट को स्टोर करने के लिए, एंड द लेंथ इसकी कितनी है, इतनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर, जैसे मोबाइल नंबर, उसके लिए मैं इंटीजर नंबर ही लूंगी। ठीक है, तो अंक गणितीय गणनाओं पर निर्भर होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम एज अ नंबर लेते हैं। ये सब हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी सैलरी, तो सैलरी किस में होगी, नंबर में ही होगी। वो तो मैं इसमें कैरेक्टर में नहीं हो सकती ना, तो सैलरी आपकी नंबर टाइप होगी। नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। देखिए अगर आप डेट एंड टाइम नहीं लेते हैं तो आप आज मान लीजिए, सपोज कोई भी डेट ले लीजिए, 21 जैन ले लीजिए, तो आप इस तरीके से डालोगे। लेकिन एक्सेस में जब आपने इसको डाला तो ये इस तरीके से आएगा, आप सारा एक साथ लिखा हुआ। आप चाहते हैं नहीं इस तरीके से आए, एक डेट फॉर्मेट में आए, या फिर 21 इस तरीके से आए। ठीक है, जो भी इसका ईयर होगा वो भी आएगा। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम यूज करते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मेट। दिनांक, समय और दोनों के संयोजन दोनों को भंडारित करता है, क्योंकि डेट और टाइम, डेट हो गया और टाइम हो गया टाइम के हिसाब से। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ऑटो नंबर। ऑटो नंबर होता है जो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको एक आईडी में बताया था, आईडी के अंदर क्या है, जैसे मैंने किसी का एक डाला तो ऑटोमेटिकली उसका आईडी नेक्स्ट क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और जहां भी ऑटोमेटिक नंबर आपको चाहिए, डाटा एक्सेस द्वारा स्वतः ही क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका करेंसी। करेंसी में अगर आपको चाहिए इस तरीके से तो ऑटोमेटिकली करेंसी लगा देता है। तो डॉलर, रुपए अथवा अन्य मुद्राओं के संदर्भ में संख्याओं को भंडारित करता है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 320.56 इस तरीके से ले लेगा करेंसी में, क्योंकि करेंसी में पॉइंट, दशमलव संख्याएं आती हैं। ठीक है,
उसमें नहीं आती, नंबर के अंदर जो इंटीजर होते हैं ना उनमें नहीं आती दशमलव संख्याएं, इसमें आती हैं। यस और नो, यस और नो हम डेटा टाइप तब लेते हैं जब हमें लॉजिकली, जैसे यस और नो लेनी है किसी फील्ड की वैल्यू, केवल तब हम इस डेटा टाइप को क्या करते हैं, इस डेटा टाइप को लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम डेटा टाइप भी पढ़ रहे हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट, ओएलई ऑब्जेक्ट तब काम आता है जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी एक्सेस के अंदर लिंक करना चाहते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग तथा एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट जैसे कि फोटोग्राफ डालना है मुझे, बारकोड डालना है, छवि डालनी है, अथवा किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन में कोई अन्य प्रपत्र बनाना है, तब मान लीजिए मुझे कोई इमेज डालनी है, ठीक है, मेरी इमेज लेनी है इसके अंदर, तो वो इमेज आप जैसे फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते हो तो क्या आपकी इमेज भी सेव होती है ना, आपका थंबनेल भी दिया जाता है, लिया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है, तो वही चीज़, वो चीज़ अगर मुझे लेनी है तो मैं ओएलई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक। ये होता है किसी भी वेबसाइट की क्या करने के लिए, लिंकिंग, यानी उसके एड्रेस को रखने के लिए। एड्रेस को रखने के लिए मतलब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा अगर आपको बनाना है डेटाबेस के अंदर, जैसे आपने एक टेबल बनाई, अब यहाँ पे आपने कोई भी लिंक क्लिक कर दिया, सपोज गूगल ही डाल दिया www.google.com, पर ये कैसे समझेगा एक्सेस की ये लिंक है, तो उसका डेटा टाइप मुझे हाइपर लिंक देना पड़ेगा, तो ये इस पे क्लिक करके कहीं और पहुंचेगा, अदरवाइज ये इसे टेक्स्ट लेके चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे हाइपर लिंक टाइप का डेटा डिफाइन करना पड़ेगा, यानी इस फील्ड का जो है डेटा टाइप वो क्या होगा, हाइपर लिंक। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। अब देखिए डेटा टाइप मैंने बता दिया। अब डाटा प्रकार विशिष्टीकृत, मतलब डेटा के टाइप को जब हमने कर दिया, उसके बाद प्रत्येक स्तंभ के लक्षण को परिभाषित किया जाता है, यानी हर फील्ड का लक्षण, मतलब कि किस टाइप का है, रिक्वायर्ड है, नल होगा या फिर वो प्राइमरी होगा, इस टाइप से ये सारे के सारे लक्षण जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। वो तो डेटा टाइप था, अब आइए लक्षण पढ़ते हैं। जैसे फील्ड की साइज, आप फील्ड की साइज डिफाइन करेंगे कि कितनी होती है। फॉर्मेट बताता है, ये बताता है कि किस टाइप का फॉर्मेट है, जो डेटा है वो किस फॉर्मेट के अंदर है। डेसिमल प्लेसेस, कि भाई उसके बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 2 आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये जनरल है, जो नीचे की साइड आता ना, यहाँ पे जो हमने वो फॉर्म देखा था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा था जनरल, ये कहाँ आ रहा था, डिजाइन व्यू के अंदर। जब हम उसका डिजाइन व्यू कर रहे थे तो यहाँ तो फील्ड के नाम आ रहे थे, ये टाइप आ रहा था जो हम अभी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ रहे थे सारे के सारे उसके क्या, ये सारी चीजें, डेसिमल प्लेसेस, इनपुट मास्क वगैरह है ना, तो यहाँ जाके हम सेट करते हैं। अब इनपुट मास्क डाटा प्रविष्ट का स्वरूपन जिसमें कि पंक्चुएशन सम्मिलित है, जहाँ पे पंक्चुएशन की जरूरत है वहां पे हम इनपुट मास्क को यस या नो कर देते हैं। ठीक है, कैप्शंस, कैप्शंस होते हैं जैसे कमेंट की तरह हम दिखाते ना साइड में, उस तरीके से। यह डाटाशीट फॉर्मों तथा रिपोर्ट में क्षेत्र हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला लेबल, एक तरीके से क्या है ये, जैसे हम उसके पास लेके गए कर्सर तो वो दिखाता है कि हाँ ये किस टाइप की रिपोर्ट है, ये किस टाइप का डेटा है। डिफॉल्ट वैल्यू, ये आपके काम आता है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ये आपका इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि किसी भी फील्ड के अंदर मान लीजिए आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है, लेकिन वो चाहते हैं कि बस यही वैल्यू हर बार इनपुट हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर डाली जाती है। इसके अलावा अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर डिफॉल्ट वैल्यू डली है तो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भूल गए उसमें कुछ डालना तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो ये ले लेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू किसी की 2 डाल दी, ठीक है, और आपने कुछ इंसर्ट नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट ये 2 ही ले लेता है। ठीक है, ये है वैलिडेशन रूल एंड टेक्स्ट। जैसे गलत प्रविष्टियों की जांच करने हेतु, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपने फोन नंबर है, फोन नंबर, अब मान लीजिए फोन नंबर कितना होता है, फिक्स है हमारा, कितना होगा 10 का। ठीक है, अब आप इस पे लगाइए वैलिडेशन रूल। ठीक है, वैलिडेशन रूल क्या होगा कि ये 10 डिजिट से ज्यादा का ना हो, जैसे ही आपने 10 डिजिट से ज्यादा का किया तो ये क्या, ये आपको एरर दे देगा। किस केस में, अगर आपने वैलिडेशन रूल को अप्लाई कर रखा है तो। अगर आपने वैलिडेशन रूल अप्लाई नहीं कर रखा तो ये क्या करेगा, ये 10 की जगह 13 14 जितने डिजिट डालोगे वो ले लेगा, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा का नहीं होता। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, इस पे एक रूल लगाएंगे, वैलिड, उसे कहते हैं वैलिडेशन रूल, कि गलत प्रविष्टियां एंटर ना हो जाए उन्हें रोकने के लिए हम यूज करते हैं वैलिडेशन रूल। या टेक्स्ट भी डाल सकते हैं कि हम उसको एक मैसेज दे देंगे कि आप यहाँ पे ये वाली चीज डालिए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्ड एंड इंडेक्स। रिक्वायर्ड मतलब कि किसी फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। रिक्वायर्ड मतलब जरूरी है, इस फील्ड को भरना जरूरी है, आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो वांछित विशेषता का एक उपलब्ध मान हाँ नहीं के रूप में अवश्य उपलब्ध कराई जाती है कि आपको ये फील्ड भरना ही है, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड। अलाउ जीरो लेंथ, यह लक्षण केवल टेक्स्ट क्षेत्रों हेतु ही उपलब्ध है, इसे हाँ या नहीं के रूप में सेट किया जाता है। मतलब कि जीरो लेंथ मतलब कि आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ जीरो लेंथ ही आए, मतलब या तो हो ना या ना हो, ठीक है, या तो हो या फिर ना हो। तो वो सेटिंग भी आप कहाँ से कर सकते हैं, अलाउ जीरो लेंथ, मतलब कि अलाउ करेगा कि आप इसमें डालो या मत डालो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिए टाइप किस किस टाइप के होते हैं और उनके लक्षण किस टाइप के होते हैं। अब हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि एमएस एक्सेल पे हम कैसे टेबल्स बनाते हैं, कैसे फॉर्म्स बनाए जाते हैं, टेबल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप होती है, उन सबको आज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम एक सॉफ्टवेयर, हम एक अपना डेटाबेस लेके चलते हैं, ठीक है, वो डेटाबेस जो है लेखांकन लेन देन से रिलेटेड है। अच्छा, डाटाबेस ही आपकी क्या होती है, एक फाइल होती है, इस चीज को समझिए। ये आपका पूरा डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर ये आपकी एक टेबल है, ये दूसरी टेबल है T1 T2, तो इसको आप डेटाबेस भी कहिए, ठीक है, या फिर आप इसे फाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बट हम डाटाबेस पढ़ रहे हैं तो हम यह डाटाबेस वर्ड का ही यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेखांकन लेन देन की फाइल बनाइए। फाइल के लिए बार बार स्टेप्स नहीं बताऊंगी मैं, मैंने लास्ट में बताया था आपको। इसके अंदर आइए, यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करिए, या फिर यहाँ पे आप देखिए ब्लैंक डेटाबेस आएगा, ये रहा ब्लैंक डेटाबेस लिया। ब्लैंक डेटाबेस में यहाँ पे आपने फाइल का नाम डाला और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करा, आपके सामने क्या होगी, अभी एक विंडो आएगी जो पहले आई थी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम टेबल बना रहे हैं, 3 टेबल बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। टेबल बनाना हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मैं अभी आपको तीनों टेबल का नाम दिखाती हूँ, 1 2 एंड 3, ये 3 टेबल मैंने बनाई है, ठीक है। ये तो हो गई खाता की प्रकार कि किस किस टाइप के खाते मेरे पास हैं। ये मैं बनाऊंगी खाते का सिंपल वाला, और ये आपकी वाउचर बन जाएगी जो है प्रमाणक, ठीक है, इसके रूप में सेव करो। 3 टेबल हमने बनाई, टेबल बनाई, टेबल बना के उसे क्या करा, सेव कर दिया। अब हम डिजाइन व्यू में आके एक बार उसको चेक करेंगे, किसको, सारे के सारे फील्ड के टाइप को, क्योंकि वहां पे जाके हम फील्ड का टाइप सेट करते हैं। तो डाटा क्षेत्रों को निम्न प्रकार से परिभाषित कीजिए। अब ये हमको डेटा दे रखा है, हमें सिर्फ बनाना है, ठीक है। देखिए, पहली जो मेरी टेबल है वो है अकाउंट्स यानी खाता। अब हिंदी में तो आएगा नहीं इसके अंदर सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो ये हो गया खाता। नेक्स्ट मैंने टेबल आपसे क्या बोली थी, खाता का प्रकार, खाता का प्रकार, ठीक है। अब खाता के प्रकार के नाम से सेव नहीं होगी ना, अकाउंट टाइप से होगी। तो सबसे पहले टेबल मैंने बनाई अकाउंट, दूसरी टेबल का नाम खाता का प्रकार। अब इसमें 3 फील्ड डाले, पहला है कोड, अकाउंट नेम और अकाउंट टाइप। देखिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके आप सारे के सारे फील्ड के नाम डालेंगे। पहला फील्ड क्या डालेंगे, कोड, दूसरा क्या डालेंगे, अकाउंट का नेम, तीसरा क्या है, अकाउंट का टाइप। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, डेटा का टाइप। सबसे पहले ये प्राइमरी की और टैक्स लेना है, यहाँ पे आइए टैक्स लीजिए, ठीक है, और यहाँ नीचे आके आता है आपका प्राइमरी की, एक आएगा नल का ऑप्शन, ठीक है, ये जनरल वाला, यहाँ से आप प्राइमरी की को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट का नेम, यहाँ अकाउंट नेम डालिए। अकाउंट नेम डालने के बाद यहाँ से टैक्स सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट का टाइप है और यहाँ पे हम चूज करेंगे नंबर, ठीक है, नंबर लिख दीजिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और फॉर्मेटिंग करने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस डिजाइन व्यू के अंदर आप चाहे फील्ड का साइज डालिए, उसका फॉर्मेट डालिए, ठीक है, या आप कैप्शन डालिए, वैलिडेशन रूल डालिए, या रिक्वायर्ड वगैरह जो भी अभी हमने पढ़ा था वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारी पहली टेबल क्रिएट हो गई। दूसरी टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्रिएट में आइए, टेबल के अंदर आइए, वहां पे क्रिएट टेबल मिलेगा आपको, क्रिएट टेबल पे क्लिक करिए, ठीक है, और उसके डिजाइन व्यू के थ्रू कर लीजिए। तो ये आपकी दूसरी टेबल, दूसरी टेबल के अंदर हमने 2 फील्ड लिए, कैटेगरी,
ठीक है, ये आईडी आ गया। और एक हमने ले ली कैटेगरी की, किस टाइप का हमारा खाता है। ये तो हमारा नंबर हो गया भाई, इसके हमने आईडी दे दिया। हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गई कैटेगरी, अगर हमें रिलेशनशिप करनी है किसी ना किसी के साथ, ठीक है, या फिर दो फील्ड सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी। कैटेगरी मैंने टैक्स में ली, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारी थर्ड जो टेबल है वो है वाउचर। देखिए यहाँ मैं आपको बनाना नहीं बताऊंगी, बनाना हम कर चुके हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ सिर्फ हम सिंपल कंसेप्ट ले रहे हैं कि ये टेबल है, इसका ये सारे फील्ड हैं। अब नेक्स्ट हमारी है वाउचर, जिसके अंदर हमें ये सारे फील्ड बनाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हो गए, 8 हो गए। ये यहाँ गलत है, 7 और ये 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं, 8। और ये क्या है, इसके टाइप्स जो अभी हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो 3 टेबल हमारी बन चुकी है। ये देखिए, ये एक आ गई हमारी अकाउंट्स, नेक्स्ट अकाउंट टाइप, और एक है वाउचर। अब हमने टेबल क्रिएट कर ली, यानी टेबल का ढांचा बना लिया, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारी, उसके अंदर डाटा को फिल करना। तो सबसे पहले अकाउंट के अंदर मैंने सारी की सारी अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन डाल दी कि अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है, और उसको मैंने क्या कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, हर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे इसके अंदर फिल हो गया। नेक्स्ट है ये वाली टेबल वाउचर, इसके अंदर डेटा को फिल करा, टेबल बनाई, डेटा को मैंने फिल करा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सारणियों के बीच में संबंध स्थापित करना, यही करते हैं हम। टेबल बना के उनके बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप वो करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए क्या बताया था, रिलेशनशिप का ऑप्शन था ना डेटा शीट के अंदर, वहां पे। तो डेटाबेस टूल के अंदर आइए, वहां पे रिलेशनशिप, और वहां पे मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपकी हाइड है तो शो हाइड पे क्लिक करिए। डेटाबेस टूल टैब है हमारा, ये हमारा टैब है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। उसके अंदर रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहां पे शो हाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे शो हाइड पे क्लिक करा तो हमारे सामने क्या होगा, शो टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें वो सारी टेबल्स आएंगी, हम टेबल्स को चूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम किस पे क्लिक करते हैं, ऐड पर। किस पे क्लिक करते हैं, ऐड पे, ठीक है। अब सभी सारणियों को ऐड कर लो और क्लोज बटन पे क्लिक कर दो। अब उसके बाद क्या हुआ था, एक नई विंडो आई थी, जिसके अंदर सारी जो टेबल्स थी वो आपस में रिलेट थी एक दूसरे से, ठीक है। रिलेशनशिप डायग्राम आ गया था उनका इस तरीके से। और इनके बीच में हमें किस फील्ड की रिलेशनशिप किसके साथ करनी है, उसके लिए एक अलग से वहां साइड में इस तरीके से बॉक्स आता है, यहाँ पे लिखा होता है फील्ड टाइप 1, फील्ड टाइप 2 इसकी, और यहाँ आपका टेबल का नाम, टेबल 1, टेबल 2, जो भी आप टेबल लेना चाहते हैं। और यहाँ पे आपका फील्ड आता है, जो भी फील्ड आप चूज करेंगे, ठीक है, फील्ड्स, यहाँ भी फील्ड्स। और इधर आता है आपका क्रिएट बटन। तो जैसे ही आप करते जाएंगे, वहां आप क्रिएट बटन पे क्लिक करिए, इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो अकाउंट कोड है ना, अकाउंट कोड इसमें भी आना चाहिए, इसके अंदर जो अकाउंट कोड होगा, तभी ये आपस में एक दूसरे से वो होंगे, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट इसके अंदर होगा, जैसे अकाउंट का नाम, देखो ये अकाउंट का नाम, ठीक है ना, अकाउंट का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोई ना कोई एक फील्ड जो है वो मैच होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब रिलेशनशिप बन गई हमारी। रिलेशनशिप बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, काम हो गया हमारा, टेबल बन गई। अब डेटा सब डल चुका, अब मुझे क्वेरी करनी है, ठीक है। क्वेरी करने के लिए भी क्वेरी करना और रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट कैसे बनती है, क्वेरी करेंगे तभी तो रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट के अंदर क्वेरी डिजाइन, ये हमने देखा था क्वेरी विजार्ड के थ्रू, मैंने आपसे कहा था वैसे भी कर सकते हैं, बट हमने डिजाइन के थ्रू किया था। क्वेरी टेबल के साथ एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स दिखेगा, जैसे हमारे उसमें दिख रहा था वैसे यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, टेबल्स का नाम, टेबल्स के नाम को लीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। शो टेबल डायलॉग बॉक्स में सारणी चुने, ठीक है, सारणी चुने मतलब ये चुन लिया हमने। रिलेशनशिप विंडो में इसे जोड़ने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे ऐड बटन है, उस पर क्लिक करा, उससे क्या हुआ, हमारी क्वेरी वाला वो डिजाइन व्यू आया। फिर वहां पे आके हमने क्या करा, क्राइटेरिया डाला था, याद है ना। क्राइटेरिया डालने के बाद इसने मुझे रिपोर्ट क्या करी थी, उसी हिसाब से शो कर दी थी। क्लोज बटन पे क्लिक करा, शो टेबल डायलॉग बॉक्स बंद हो गया। बंद होने के बाद
टेबल ऑब्जेक्ट के निचले भाग में रिक्त स्तंभ में क्वेरी रिजल्ट डाटा शीट के स्तंभ और जिन्हें हम डिजाइन ग्रिड भी कहते हैं। देखो ये क्या है, टेबल ऑब्जेक्ट के निचले भाग में यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी रिजल्ट, जो भी हमने क्वेरी करी है वो सारी की सारी क्वेरी यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी दिखेगी जिसके अंदर हम क्राइटेरिया वगैरह डालते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेरी का जो है वो यहाँ दिखेगा। टेबल ऑब्जेक्ट से विभिन्न क्षेत्रों को डिजाइन ग्रिड उसी प्रकार भरे जिस प्रकार क्वेरी रिजल्ट में दर्शाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया हम भर देंगे, जैसे ग्रेटर देन 40,000 जो मैंने दिया था, तो जो आप क्राइटेरिया डालेंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट भी क्या होगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेरी करके हम नई रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेरी रिजल्ट को देखने के लिए कहाँ पे आएंगे, डिजाइन के अंदर। ठीक है, वहां से तो आपने क्वेरी बना दी, क्वेरी बनाने के बाद अब आप कहाँ है, डिजाइन टैब के अंदर। डिजाइन टैब के अंदर रिजल्ट ग्रुप में रन बटन, सिंपल सी बात है, इस तरीके से देखिए, डिजाइन टैब आता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रुप आता है एक रिजल्ट, कौन सा ग्रुप है, रिजल्ट ग्रुप। तो रिजल्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे आता है रन। अब इस बटन पे आप क्लिक करिए। ठीक है, आपने क्लिक कर दिया तो उससे क्या होगा, जो आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट थी वो दिख जाएगी। रिपोर्टिंग एक मुख्य उद्देश्य, अब रिपोर्टिंग का मतलब एक मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए एक लेखांकन प्रणाली को रूपरेखित, लागू तथा प्रचालित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, उसे बनाया जाता है, उसे सेव करके उसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेरी के थ्रू हम क्या बनाते हैं, क्वेरी के थ्रू हम रिपोर्ट क्या करते हैं, रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। और देखते कैसे हैं रिजल्ट, डिजाइन में आइए, रिजल्ट व्यू के अंदर, सॉरी रिजल्ट ग्रुप के अंदर रन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। अच्छा, रिपोर्ट के दो पार्ट होते हैं, दो तरीके से जनरेट होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, 16 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 13 में भी होते हैं। तो एक तो टैबुलर है, और एक आपका स्तंभी है, हिंदी में से स्तंभी हो गया, और टैबुलर आपका सारणी हो गया। तो रिपोर्टों के माध्यम से सूचना प्रस्तुत के दो फॉर्मेट हैं। कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, फर्स्ट है हमारा स्तंभीय और दूसरा है हमारा सरणीय। सरणीय होता है टैबुलर और स्तंभ वाला होता है कॉलम। तो स्तंभीय प्रारूप एक अलग पंक्ति पर एक पृष्ठ पर नीचे एक एकल स्तंभ में प्रत्येक क्षेत्र के अनुशीर्षक दर्शाता है। देखिए कैसे, ये आपका फील्ड है 1, फील्ड 2, फील्ड 3, इस तरीके से रिपोर्ट दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो है स्तंभीय प्रारूप। अब सारणीय प्रारूप क्या होता है, देखिए सारणीय प्रारूप क्या होगा, सारणीय प्रारूप के अंदर टैबुलर फॉर्मेट में आपका ये दिखाई देगा। ठीक है, स्तंभ में तो इसने क्या करा, सारे फील्ड को इस तरीके से कर दिया, और टैबुलर के अंदर ये दिखाता है आपको इस तरीके से। सारे फील्ड इस तरीके से आएंगे, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। ठीक है, इस तरीके से एक सारणीय प्रारूप उसी पंक्ति पर, यानी ये इस पंक्ति पर क्षेत्र का अनुशीर्षक दिखाता है, यही दिखाएगा सारे के सारे इस तरीके से। और फिर देखिए, जिससे अगली पंक्ति में क्रमानुसार, यानी दूसरे की सूचना, ये पहले की सूचना, ये दूसरी की सूचना, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो रिपोर्ट के और भी फॉर्मेट होते हैं इनके अलावा, अभी आपके इसमें 2 ही दे रखे हैं। स्तंभ भी समझ में आया सबको, सारे फील्ड्स क्या है इस तरीके से दिखाया गया कॉलम के अंदर यहीं पे, और सामने उसकी इंफॉर्मेशन होंगी। ठीक है, जबकि इसके अंदर किस तरीके से दिखाता है, इस तरीके से फील्ड को अलग अलग पार्ट में दिखाता है, और नेक्स्ट लाइन में दूसरी जो इंफॉर्मेशन होगी वो अवेलेबल होगी। ठीक है ना। चलिए, ये देखिए क्रिएशन ऑफ क्वेरी, ये हमने क्रिएट करी थी, वही चीज यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया देने के बाद क्या हुआ, आपका रिजल्ट इस तरीके से शो होता है। ये कौन कब शो हो रहा है, ये शो हो रहा है टैबुलर फॉर्मेट में, जो हमारा सारणीय वाला था ना, ये वाला सारणी वाला, ये हमारा सारणी वाला फॉर्मेट है। ठीक है,
इस तरीके से आपका डेटा शो हो जाता है। तो हमेशा रिपोर्ट कैसे बनती है, क्वेरी से ही रिपोर्ट बनती है। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से हमने लेखांकन सॉफ्टवेयर अपना डाटाबेस तैयार करा। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने 3 टेबल बनाई, फिर उनके बीच में पहले हमने उनके फील्ड टाइप बताए। फील्ड टाइप बताने के बाद हमने उसकी जो जनरल सेटिंग थी कि कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, वैलिडेशन रूल लगाना है, वो सब लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनके बीच में रिलेशनशिप को दर्शाया, रिलेशनशिप को मेंटेन करा। ठीक है, रिलेशनशिप बनाने के बाद हमने उसमें क्वेरीज करी, और जब हमने क्वेरीज को बना दिया तो उससे हमने रिपोर्ट जनरेट करी, कैसे रन करा के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें स्टेप समझ में आई होगी, और हमने किस तरीके से डाटाबेस को कितना इजीली तैयार कर लिया है, किसके अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैनुअली से ज़्यादा अच्छा होता है ये। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।